हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको मैं आपके YouTube चैनल लाइव क्लास भी थ्री पे स्वागत करता हूं। ठीक है। आज हम लोगों के साथ यानी कि हम लोग 300 फैमिली वाले यूट्यूब फैमिली हो चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग किसी भी एक क्वेट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर से 32 लेकर के आए हैं। किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। यानी कोई भी काम कीजिए तो क्या कीजिए, पूरा जीसा लगा के कीजिए, पूरा मन लगा के कीजिए, अपना 100% दीजिए तो आप क्या हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। तो इसी क्वेट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, नेपाल। अब हम जानते हैं कि चेपू होता क्या है और नेपाल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो मेरे भाई, चेपू एक घर का संरक्षक माना जाता है नेपाल में जिसे क्या माना जाता है, घर का संरक्षक माना जाता है। यह कहा जाता है कि यह पुरानी क्या कहते हैं, एक पूरा कहा जाता है कि यह बुरी आत्माओं से घर को बचाता है, इसलिए इसे चेपू को कहाँ रखा जाता है, घर के द्वार पर रखा जाता है नेपाल में। यानी कि चेपू नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। अब हम जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ बातें। नेपाल का राजधानी क्या है मेरे भाई, काठमांडू है। नेपाल जो है ना, यूएन का सदस्य है, बिम्स्टेक का सदस्य, साथ साथ सार्क का भी सदस्य है। ठीक है। नेपाल के अभी राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं। ठीक है भाई। अब नेपाल का जो मुद्रा है, तो क्या है नेपाल का मुद्रा, तो मेरे भाई नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। और वहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है। वहाँ पर क्या है वहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है। चलिए नेपाल से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे। तो मेरे भाई कौन थे या है, ऑप्शन 1 है जगदीप धनखड़, ऑप्शन 2 है एनडी तिवारी, ऑप्शन 3 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 4 पद्मजा नायडू। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू कौन थी, आइए हम जानते हैं इनके बारे में। उसके बाद सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पद्मजा नायडू जो 1900 से 1975 तक 1900 में उनका जन्म हुआ था, 1975 तक वह जीवित रही। ठीक है। वो द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर, यानी कि वह सबसे लंबे समय तक राज करने की गवर्नर रही थी। ठीक है। पद्मजा नायडू का जन्म हैदराबाद के बंगाली माँ एक तेलुगु पिता के घर हुआ था। उनकी माँ का नाम क्या था, सरोजनी नायडू था। वे प्रसिद्ध कवियत्री और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके पिता मुत्याला गोविंद राजुलू नायडू एक चिकित्सक थे। उनके 4 भाई बहन जयसूर्या, लाल मीना, नीलावर और रणधीर थे। यानी कि पद्मजा नायडू के बारे में आप छोटी सी बातें जाने होंगे। तो पद्मजा नायडू सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बनाई हुई है। सरोजिनी नायडू हमारे भारत कोकिला, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, वे उत्तर प्रदेश के क्या थे, गवर्नर रह चुकी थी। ठीक है। एनडी तिवारी 3 टाइम्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद राजीव गांधी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स और उन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाला। साथ साथ वे आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब आते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। तो मेरे भाई रक्त का उत्पादन शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है, शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। आइए हम जानते हैं शरीर का अस्थि मज्जा और कुछ बातें। अस्थि मज्जा एक ठोस ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी या रद्द भाग में पाया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों में अस्थि मज्जा नए रक्त कोशिका उत्पादन या हेमोटोपाइसिस का प्राथमिक स्थल है। यह हेमोपाइटिक कोशिकाओं, मज्जा वसा ऊतक और सहायक स्ट्रोमल कोशिकाओं से बनी होती है। तो मेरे भाई ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ना, क्या है, तो रक्त उत्पादन में सहयोग अस्थि मज्जा का पिक्चर है। ठीक है भाई। अस्थि मज्जा में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया इस फोटो के द्वारा। अस्थि मज्जा एक ठोस और अर्ध ठोस ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी या रद्द भाग में पाया जाता है। रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो मेरे भाई सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी या अफगानिस्तान देश में लड़ी गई थी। ठीक है, सारागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच तिराह अभियान से पहले लड़ी गई थी और यह आखिरी लड़ाई थी। देखिए सारागढ़ी की लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी? देखिए फोर्ट बलूचिस्तान, सारागढ़ी या फोर्ट लॉकहार्ट के भी यहाँ पर क्या है, सारागढ़ी है, फोर्ट बलूचिस्तान है और फोर्ट लॉकहार्ट है। ठीक है, कहां पर लड़ी गई थी लड़ाई? तो अफगानिस्तान के पास। सारागढ़ी की लड़ाई ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बायोपा किस देश की जनजातियों का एक पारंपरिक पगड़ी है? किस देश की नहीं होगा भाई, किस राज्य की? बायोपा किस राज्य की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? ऑप्शन 1 है आपके पास झारखंड, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 केरला, ऑप्शन 4 गोवा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जल्दी से बताइए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं हम, जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आइए हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें। ये जो मैप में रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कौन सा राज्य है भाई भारत का? अरुणाचल प्रदेश है, जो सुदूर पूर्वी राज्य है। यानी कि भारत का जो सुदूर पूर्वी राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, भूटान, चीन और म्यांमार। यह भारत के 2 राज्य असम और नागालैंड के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसमें कुल 25 जिले हैं। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। इसके राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। यहाँ का विधानसभा एक सदनीय है जिसमें कुल 60 सीट है। यहाँ के लोकसभा में कुल 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट है। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि ईटानगर बेंच से क्या होती है, संचालित होती है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो संकेत है यानी कि जो प्रतीक है उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। यहाँ का जो गाना है हमारा अरुणाचल, हमारा अरुणाचल वहाँ का क्या है, राजकीय गीत है। वहाँ का मैमल यानी कि वहाँ का क्या है, पशु, राजकीय पशु गयल है। वहाँ का बर्ड क्या, हॉर्नबिल है, राजकीय बर्ड हॉर्नबिल। वहाँ का मछली, राजकीय मछली गोल्डन मसीर है। वहाँ का फूल है फॉक्सटेल ऑर्किड। वहाँ का जो पेड़ है ना होलॉन्ग है। यानी कि बायोपा किस देश की जनजातियों का एक पारंपरिक पगड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और समय की अवस्था को नियंत्रित करता है। तो मेरे भाई मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करते रहेंगे। चलिए आप सभी मजे में हो ना भाई। चलिए, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और समय की अवस्था को नियंत्रित करते हैं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरेबेलम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। आइए हम जानते हैं कुछ बातें। ये जो मस्तिष्क का जो पिछला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? सेरेब्लेम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सेरेब्लेम कहलाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये इसके ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाता है? तो ये मेरे भाई सेरेब्रम कहलाता है। तो सेरेब्रम और सेरेब्लेम में अंतर है। ये चीज क्या कराएगा? सेरेब्रम कराएगा। ये क्या है? सेरेब्लेम है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पोन्स कहलाता है कि नहीं? तो मस्तिष्क उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और समय की अवस्था को नियंत्रित करता है, तो सेरेब्लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो मेरे भाई 7 दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। कौन सा द्वीप रखा गया? स्वराज द्वीप नाम रखा गया। आइए हम जानते हैं हैवलॉक द्वीप के बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, ये जो फोटो दिखाई रहा है बहुत सुंदर सा आइलैंड है, वो कहां पर है? तो हैवलॉक द्वीप का फोटो है। हैवलॉक द्वीप आधिकारिक तौर पर स्वराज द्वीप के नाम से अब जाना जाने लगा है 2018 के बाद। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भीतर एक क्या है? एक द्वीप समूह है, एक द्वीप है। ठीक है, यह दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रीय भाग, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के अंदर में क्या आता है? स्वराज द्वीप आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे आप। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरे भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा मेरे भाई? कबड्डी हो जाएगा। बांग्लादेश का राजधानी कहां पर है मेरे भाई? तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में है। इसका मुद्रा टाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी हैं। यहाँ का जो संसद है ना, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 350 सीटें हैं। यहाँ का जो अभी आप जान गए राष्ट्रीय खेल कौन है? तो मेरे भाई कबड्डी है। ठीक है। यहाँ का रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है मेरे भाई? बंगाली है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। यह पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को अलग हुआ और इसका करंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वर्तमान संविधान 16 दिसंबर 1972 से लागू है। तो मेरे भाई आप बांग्लादेश के बारे में भी बात जान होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे साथ साथ। बांग्लादेश इस सब के बारे में हम बहुत बातें बता चुके हैं पहले से। ठीक है। पवन चक्की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मेरे भाई पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आइए हम जानते हैं पवन चक्की को, देखते हैं कैसा होता है। तो मेरे भाई ये पवन चक्की है, ये क्या करेगी? गतिज ऊर्जा को यानी कि हवा की ऊर्जा से क्या करेगी? हवा की गति से बिजली का उत्पादन या यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देगी। ठीक है। पवन चक्की वह मशीन है जो हवा के बहाव की ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह हवा की रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। इससे पवन टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा किया जा सकता है। यह सीधे पल्प बनाने आंतरिक कार्य किए जा सकते हैं। तो मेरे भाई पवन चक्की किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? मेरे भाई निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित है। आज हम भाई मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। भाई मजा आ रहा है क्या आप लोग को? मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, तो मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे JNPT या JLN पोर्ट, जिसे नानवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई के पूर्व में स्थित अरब सागर पर स्थित इस प्रकार के बंदरगाह तक ठाणे क्रीक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह नवी मुंबई का एक नोडल शहर है। इसका सामान्य नाम नाहवा या सेवा गांव के नाम से भी निकला है, जो यहाँ स्थित थे। यह बंदरगाह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का टर्मिनल भी है। जो किसका टर्मिनल है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो अभी निर्माणाधीन है, उसका टर्मिनल है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह कहां पर है? मुंबई में है, नवी मुंबई में। ठीक है भाई। आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। ये है क्या है? टर्मिनल पोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? ऑप्शन 1 है स्लो स्वार्ड मिडल मॉडल, ऑप्शन 2 हेक्सो ऑल इन मॉडल, ऑप्शन 3 इनपुट आउटपुट मॉडल, ऑप्शन 4 कॉर्नआउट कंपटीशन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्सो ऑल इन मॉडल। हेक्सो ऑल इन मॉडल। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। नहीं जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे भाई बहुत ही आसान ये था उत्तर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था लास्ट में। ठीक है भाई। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माता, वे भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। ठीक है। इनका जन्म 1851 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी।
पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। द गुड बोटमैन के लेखक राजमोहन गांधी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक सरोजिनी नायडू। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू उसके लेखक हैं। तो मेरे भाई सभी ऑप्शंस के बारे में आप जान गए, यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी जान गए तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग। ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बॉक्सिंग से जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, 14 पे चलते हैं। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बॉक्सिंग। ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग, ब्लीडर बॉक्सिंग, ब्लीडर बॉक्सिंग। चलिए कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर बताएंगे, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कीड़े के अध्ययन को कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता क्या है? ये इसका सही उत्तर क्या जाए? कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी जो पृथ्वी के अंदर हलचल, बहुमूल्य रत्नों, पृथ्वी में छुपे खनिजों के अध्ययन किया जाता है, यानी कि जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन किया जा सकता है, एक तरीका से इसे हम कह सकते हैं। अर्निथोलॉजी क्या है? अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में मानवता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो मानव व्यवहार, मानव जीव विज्ञान, संस्कृति और समाज से संबंधित है। वर्तमान और अतीत दोनों, पिछली मानव प्रजातियां इत्यादि सभी का जिसमें अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस चिकित्सा स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है? तो मेरे भाई किस चिकित्सा स्थिति में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोमा। आइए हम जानते हैं थोड़ी सी बातें ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा आंखों की स्थिति का एक समूह है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षति अक्सर आपकी आंख में असामान्य रूप से उच्च दबाव का कारण होता है। चलिए स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे भाई स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कौन थे। जल्दी से बताइए भाई, स्वतंत्र भारत के दौरा करने वाले सबसे पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे भाई सबसे पहला रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन। निकोलाई बुल्गालिन। अब हम जानते हैं कुछ बातें रूस के बारे में। ये जो आप मैप में देख रहे हैं पूरा इतना बड़ा एरिया, यह विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है। इसकी राजधानी मॉस्को है। इसकी राजधानी क्या है भाई मेरे? मॉस्को है। यहाँ पर इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका राष्ट्रीय भाषा रसियन है। इसका राष्ट्रीय भाषा क्या है मेरे भाई? रसियन है। इस यहाँ पर फेडरल सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इसके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ का जो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका है, फेडरल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऊपरी भवन यानी कि क्या कहते हैं, जैसे उच्च सदन, इसका उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और निम्न सदन स्टेट डूमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसका करेंसी यानी कि इसका मुद्रा रशियन रूबल है। इसका मुद्रा क्या है मेरे भाई? रूबल है। तो मेरे भाई रसिया के बारे में आप बहुत सारी बातें जान गए होंगे, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो रसिया के कौन प्रधानमंत्री पहली बार भारत आए थे? तो निकोलाई बुल्गानिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो मेरे भाई एक वर्ष में लोकसभा में कुल 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं वह सत्र कौन कौन सा है और कब कब आयोजित किए जाते हैं। तो मेरे भाई जिस अवधि के दौरान सदन अपना कार्य करने के लिए बैठक करता है उसे सत्र कहा जाता है। ठीक है। संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को एक ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक सदन को एक ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि 2 सत्रों के बीच
यानी कि किसी भी 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद के वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होना मिलना जरूरी है, यानी कि कम से कम 2 बार तो संसद में जाना जरूरी है। लेकिन लोकसभा के 3 सत्र एक वर्ष में आयोजित किया जाते हैं। लोकसभा के कितने सत्र एक वर्ष में आयोजित किया जाते हैं? तो मेरे भाई 3 सत्र। पहला सत्र है बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच होती है, दूसरा सत्र मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर, और तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र जो नवंबर से मध्य दिसंबर के बीच की होती है। तो मेरे भाई लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही हो जाएगा 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। आप सभी के बारे में अच्छी तरीके से जान गए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो मेरे भाई भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। कहा था मेरे भाई? असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। आइए हम जानते हैं असम के बारे में कुछ बातें। देखिए भाई, असम मेरे भाई नागालैंड से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, मेघालय से सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से भी सीमा साझा करता है। असम 4 अन्य देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। जैसे 4 अन्य देश नहीं भाई, 3 अन्य देशों के साथ भी सीमा साझा करता है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। इसके गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। यहाँ का लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका विधानसभा एक सदनीय है जिसमें कुल 126 सीट, यहाँ की राज्यसभा से कुल 7 सीटें आती हैं और यहाँ के लोकसभा से कुल 14 सीटें आती है। यहाँ का जो है ना, क्या कहते हैं भाई, जो राज्य क्या उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो मेरे भाई असम के बारे में इतना बातें जानते हैं, फिर अगली बात जानेंगे और डिटेल से इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पेड्रो है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट पेड्रो। आइए हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है? श्रीलंका। श्रीलंका कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 9 प्रांत में बटा हुआ है भाई। 10 हम कैसे गिनेंगे? श्रीलंका में कितने प्रांत है? 9 प्रांत है। ठीक है। पेड्रो तलगला या माउंट पेड्रो 2524 मीटर यानी कि 8281 फीट पर श्रीलंका की एक अति प्रमुख चोटी और सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नुवारा एलिया शहर से उत्तर पूरब में स्थित है और मध्य प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों से आसानी से दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से क्या माउंट पेड्रो आसानी तरीका से दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो सही उत्तर बाजिद अली शाह। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो मेरे भाई गर्म रक्त वाला जानवर कछुआ, सांप, छिपकली, बंदर, इनमें से बंदर ही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंदर। निम्नलिखित में से बंदर गर्म रक्त वाला जानवर है। आइए हम जानते हैं गर्म रक्त किसके किसके साथ किसको होता है। गर्म रक्त वाले जंतुओं को होमोथर्म भी कहा जाता है। इन जानवरों के शरीर का तापमान सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्थिर रहता है। उनके उदाहरण के रूप में शामिल है जैसे हम लोग मनुष्य। सूरज तुम मनुष्य है या नहीं? अगर मनुष्य हो तो तुम भी क्या है? गर्म रक्त वाला जानवर है। सोमू, मनीष, श्रवण, अमन सभी मनुष्य है ना भाई? तो सभी का क्या है? अभी रक्त क्या है? गर्म है। ठीक है। शाकाहारी जानवर जैसे गाय, घोड़े, हाथी, गधे, ऊंट, जिराफ, बंदर, गिलहरी इत्यादि क्या है? गर्म रक्त वाले हैं। मांसाहारी जानवर जैसे बाघ, शेर, कुत्ते, बिल्ली, भालू, लकड़बग्गा ये सब क्या है? गर्म रक्त वाला है। पक्षियों में सभी पक्षी शामिल है।
जैसे पक्षियों में सभी पक्षी क्या है, गर्म रक्त वाले पक्षी होते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है, तो सही उत्तर हो जाएगा बंदर। तो मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए इस लिस्ट को, जिसको जिसको गर्म रक्त है सब यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठे होने से होता है, तो मेरे भाई मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने से होता है। आप लोग फास्ट फास्ट आंसर देते रहेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 2 एक स्कैनर, ऑप्शन 3 प्रिंटर, ऑप्शन 4 कीबोर्ड। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। आइए हम जानते हैं डॉट मैट्रिक्स। यह देखिए प्रिंटर दिखाई दे रहा है, किसका डॉट मैट्रिक्स है। कौन सा प्रिंटर है मेरे भाई, डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो मेरे भाई क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से आंसू गैस का मुख्य घटक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसू गैस। आइए हम जानते हैं आंसू गैस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो मेरे भाई ये जो आप देख रहे हैं वीडियो थोड़ा सा, तो ये क्या है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिससे कि जो आंदोलनकारी है वो तितिर बितिर हो रहे हैं। यानी कि आंसू गैस छोड़ने से आपके आंख से क्या आने लगा, पानी आने लगे, आपको कुछ जलन उलन महसूस होने लगता है आंखों में। ठीक है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, जिससे कि भीड़ क्या हो जाए, तितिर बितिर हो जाए। राइट्स कंट्रोल करने के लिए, आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए ही हम आंसू गैस का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मेरे भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए। ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन 2 जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन 3 ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन 4 जलवायु परिवर्तन। तो मेरे भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण था। सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। आइए हम जानते हैं थोड़ी बातें और। ये दिखाई दे रहा मॉन्ट्रियल, जिसमें अंटार्कटिका में जो ओजोन परत है, अंटार्कटिका के ऊपर से लिया गया नासा द्वारा फिगर है। ठीक है भाई, पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को कम करती है, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत की रक्षा के लिए कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया, जो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए जरूरी है, इसलिए बनाया गया जो ओजोन परत का जो क्षरण करते हैं जो भी पदार्थ, उसको खत्म करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ओजोन परत का संरक्षण करना है। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय का नारा लगा करके आप यहाँ से जाएंगे। जल्दी से एक बार भारत माता की जय, जय हिंद भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।